लेक्चर में हम लोग आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करेंगे, जिसमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात की गई है। यानी ब्रीदिंग की बात होगी और गैसियस एक्सचेंज की बात की जाएगी। तो सबसे पहले होता क्या है, अमूमन हम लोग रेस्पिरेशन हुआ या ब्रीदिंग हुआ, इसको एक ही चीज समझ जाते हैं। समझ गए ना कि मतलब इसमें हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या होता है। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या है कि हम डिफरेंस को समझेंगे। एक टर्मिनोलॉजी है बेटा ब्रीदिंग, और दूसरी टर्मिनोलॉजी है बेटा रेस्पिरेशन। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम के हेल्प से आप लोगों को समझाएंगे। होता क्या है बेटा, रेस्पिरेशन के पहले एक प्रोसेस होता है जो फिजिकल प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के केस में हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक, तो दो बातें क्या है कि आप लोगों ने ब्रीदिंग के बारे में सीखी। सबसे पहले ब्रीदिंग में इसको नोट करते चलेंगे साथ साथ। सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये फिजिकल प्रोसेस होता है, ये फिजिकल प्रोसेस है। और दूसरे नंबर पे ब्रीदिंग में क्या होता है बेटा, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के केस में ऑक्सीजन इनहेल यानी अंदर आएगा, और एक्सपिरेशन के केस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर रिलीज किया जाता है। ठीक, आप इस डायग्राम में देखिए बेटा, ये लंग्स का डायग्राम है और इधर क्या है कि ये ब्लड वेसल्स है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सेल बनाया है। तो ये जो डायग्राम है बेटा, ये लंग्स यानी लंग है, और बीच बीच में क्या है कि जो गोल सा स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको एल्वोलाई बोलते हैं। एल्वोलाई जो होती है वो लंग्स की यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वोलाई। ये बेटा क्या है कि ब्लड वेसल्स है, और यहां जो है ये सेल या टिश्यू, सेल या टिश्यू। बेटा लंग्स के बाहर एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में क्या है कि एयर है, और एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे मेनली बात करनी है। तो आप देखिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ, लंग्स में आ रहा है, जो हम लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में भी बेटा इंस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपने लंग्स तक लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी नेजल पैसेज से हमारे लंग्स तक आता है। अब ये पूरी जो एनाटॉमी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इसको हम क्या है कि आगे देखेंगे। तो एटमॉस्फेयर से लंग्स तक ऑक्सीजन आया, और उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, लंग्स यानी लंग्स के एल्वोलाई से, या आप कह सकते हैं लंग्स से जो ऑक्सीजन है बेटा वो क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज हो रहा है। समझ में नहीं है, तो एक्सचेंज हो रहा है, और फिर ये ऑक्सीजन देखिए सीधे जा रहा है, और फिर ब्लड वेसल से भी कहाँ, सेल में जा रहा है। समझ में नहीं है, यानी सीधी सी बात है, जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपने लंग्स तक आ रहा है, और लंग्स से फिर एक्सचेंज होकर के कहाँ, ब्लड में जा रहा है, और ब्लड से फिर एक्सचेंज होकर के कहाँ जा रहा है, हमारे बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यू में जा रहा है। अच्छा, फिर उस ऑक्सीजन का हो क्या रहा है वहां पे, उस ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ, यानी ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसी ऑक्सीजन से, और फिर हमको क्या है कि एनर्जी मिल रही है। ठीक, एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन बेटा क्या बोलता है कि उसी के साथ क्या होता है कि एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में या हमारे बॉडी में बहुत अधिक समय तक रहेगा तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसको क्या करना है बेटा, इसको फिर से हमको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो अब ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि इसको बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाए। तो फिर ब्लड है ही, ब्लड ने बोला कि जिस तरीके से हमने ऑक्सीजन आपको दिया है उसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी कर सकते हैं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ
जितना ज्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ज्यादा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। फिर क्या हो रहा है कि सेल में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होकर के कहाँ आ रहा है, ब्लड में फिर से लोड हो रहा है। फिर ब्लड से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रहा है, फिर यहाँ भी एक एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स में आ रहा है, और लंग्स से फिर इसको क्या किया जा रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है, जो हम एक्सपीरेशन के प्रोसेस में करते हैं। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान से देखो, एक बार क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लंग्स में ले रहे हैं, लंग्स से फिर ब्लड में क्या कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, फिर ब्लड के थ्रू क्या है कि वो जा रहा है, और ब्लड से फिर उसको कहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं, बॉडी सेल या टिश्यू में। फिर उस ऑक्सीजन का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक, यूज होने के बाद हमको एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी के साथ साथ क्या है कि एक वेस्टफुल यानी हार्मफुल प्रोडक्ट बन जा रहा है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है कि बाहर निकालना है। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन अंदर आया था सेल के पास, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर भेजा जाएगा। यानी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लोड किया जाता है ब्लड में, और ब्लड से फिर क्या होता है कि एक्सचेंज होता है कहाँ, लंग्स में। ठीक, और लंग्स से फिर इसको कहाँ कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब बेटा देखो, अब इसमें 3 प्रोसेस है, ध्यान से देखना है बेटा। सबसे पहले वाले प्रोसेस में क्या किया गया है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लंग्स तक लिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी को बोलते हैं बेटा पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक, या मेनली इसी को बोला जाता है बेटा ब्रीदिंग। क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग। ध्यान से सुनना बेटा, पल्मोनरी वर्ड जो है वो हमेशा लंग्स के लिए यूज किया जाता है। ब्रीदिंग मतलब क्या है कि लंग्स में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना, और फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में भेजना, ये पूरा प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक, फिर यहाँ पे देखो बेटा एक्सचेंज हो रहा है और फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो पहला एक्सचेंजिंग कहाँ देखने को मिला है, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। फिर दूसरा एक्सचेंजिंग बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, देखने को मिल रहा है कि नहीं? फिर एक बार एक्सचेंज क्या देख रहे हैं, बिटवीन टिश्यू और सेल एंड ब्लड, और फिर ब्लड एंड लंग्स। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है बेटा, यहां से लेकर के क्या बोलते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। और ये जो प्रोसेस है इसको ब्रीदिंग के साथ साथ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लंग्स तक लाना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में फिर से वापस भेजना, इस प्रोसेस को पल्मोनरी वेंटिलेशन बोले, या ब्रीदिंग बोले, या इसी को आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है, समझ गए ना? उसके बाद फिर ये क्या है कि जो एक्सचेंज हो रहा है और फिर ट्रांसपोर्ट होकर के फिर जो एक्सचेंज हो रहा है इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अच्छा, अब बेटा लास्ट में क्या हो रहा है, हमने क्या बताया, ऑलरेडी ग्लूकोज हमारे सेल्स में पहुंच गया है। अब वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में पहुंच गया तो ऐसे ही हमको एनर्जी नहीं मिल जाएगी, उस ग्लूकोज को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। और वो ब्रेक डाउन ऐसे इजी वे में होगा भी नहीं, उसको जरूरत है ऑक्सीजन की। हमने ऑक्सीजन ही तो यहाँ पे भेजा है, यानी ये ऑक्सीजन का वेट कर रहा था। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिला, ये क्या किया, ब्रेक डाउन हुआ, यानी यहाँ कैटाबोलिज्म हुआ एक तरीके। तो कैटाबोलिज्म होकर के क्या मिला, एनर्जी, लेकिन एक वेस्टफुल प्रोडक्ट मिल गया बेटा, उसको बोले हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देर तक हमारे सेल्स में रहेगा तो हमारे लिए हार्मफुल है, उसको शरीर से बाहर निकालना है। मैंने पहले भी इस चीज को बताया है आपको। तो यहाँ हुआ है बेटा, अच्छा, ग्लूकोज के यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना बेटा, मेन जो रेस्पिरेशन है वो यही होता है। यानी हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी सेल्स में गया, ऑलरेडी वहां पे ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज से मिलकर के उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, और उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। या इसी को बोलते हैं बेटा सेल, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन।
हमने आपको यहां बताया था बेटा, ध्यान से देखो, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है और यहाँ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। बेटा रेस्पिरेशन जो होता है ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल कैसे हुआ? ऑलरेडी ग्लूकोज है सेल में, ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हुआ। ये क्या होता है बेटा? बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस। अच्छा बेटा, आपके क्या है कि एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेशन, तो हम वो मान के चलेंगे, लेकिन एक बात आप यहां से क्लियर हो गया होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। अब एनसीईआरटी उस बात को कह रही है कि ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, तो ठीक है, मैं मान लेता हूं एक समय के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है। लेकिन मैंने आपको रेस्पिरेशन क्या है बेटा, सेल के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, वो रेस्पिरेशन होता है। और ब्रीदिंग क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना और क्या है कि फिर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, ये ब्रीदिंग प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं आया? तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आप डिफरेंस कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा एक डिफरेंस और मैं बता दूं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग क्या होता है, ये बेटा एक्टिव एंड पैसिव दोनों प्रोसेस होता है। इधर मैं लिख दे रहा हूं, इट इज एक्टिव एंड पैसिव बोथ। एक्टिव प्रोसेस वो होता है कि जिस प्रोसेस में बेटा एनर्जी क्या है कि खर्च होती है, जिसमें एनर्जी लगती है। और पैसिव वो होता है बेटा जहां पे एनर्जी नहीं लगती है। तो ब्रीदिंग में क्या है कि ये जो ब्रीदिंग है बेटा, ये एक्टिव और पैसिव दोनों होता है। लेकिन बेटा क्या है कि रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये टोटली एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये टोटली एक्टिव प्रोसेस होता है। ये क्या है बेटा, एक्टिव प्रोसेस। हाँ बेटा, रेस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है और ब्रीदिंग एक्टिव एंड पैसिव दोनों प्रोसेस है। अब देखो बेटा, तो ये हमने क्या है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या है कि आपको डिफरेंस बताया। एक बार क्या बोलता है कि मैं समराइज करता हूं। सबसे पहले क्या है बेटा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन, या क्या है कि ब्रीदिंग। इसमें क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लंग्स तक लाते हैं। उसके बाद फिर किया जाता है, लंग्स से एक्सचेंज करके कहाँ किया जाता है बेटा, ऑक्सीजन को ब्लड में भेजा जाता है, और ब्लड से फिर ये एक्सचेंज होकर के सेल्स में जाता है। सेल्स में इसका यूज होता है, जिससे हमको यूज का मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टफुल प्रोडक्ट्स बनता है, उसको बाहर करने के लिए फिर से इसको ब्लड में लोड किया जाता है, और फिर ब्लड से लंग्स में आता है और लंग्स के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग या एक्सटर्नल, ये वाला प्रोसेस। उसके बाद एक्सचेंजिंग को लेकर के यहाँ तक इंटरनल रेस्पिरेशन, और जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है बेटा वो सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है ना? अच्छा बेटा, इसमें क्या है कि आपको एक प्रोसेस आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं लिखता हूं। सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, स्टेप क्या क्या है। इस स्टेप को क्या है कि आप देखेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन, मीन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ड्रॉन in and carbon dioxide release outside from lungs to एटमॉस्फेयर। ये फर्स्ट पॉइंट यही तो हुआ है ना बेटा,
एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लंग्स तक लिया गया, फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा गया है। उसके बाद का बेटा जो नेक्स्ट प्रोसेस है exchange of O2 in between lungs and blood. उसके बाद बेटा क्या कि नेक्स्ट जो प्रोसेस है exchange of O2 in between blood and cell या टिश्यू, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद बेटा लास्ट में देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज in presence of oxygen known as cellular रेस्पिरेशन। ये पूरे प्रोसेस क्या बोलता है कि होते हैं। अभी जो क्या है कि डायग्राम से हम लोग समझे हैं, आप ध्यान से देखिए। पल्मोनरी वेंटिलेशन मींस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउटसाइड। आप देखिए क्या है कि ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है वो यही है, ठीक। उसके बाद फिर बेटा क्या है कि जो सेकंड प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ O2 इन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, तो आप ये देखिए यहाँ लंग्स से और ब्लड में क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ O2 की बात की गई है, समझ गया ना। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट पे क्या है, एक्सचेंज ऑफ O2 इन बिटवीन ब्लड एंड सेल या टिश्यू। तो इस प्रोसेस को भी क्या अभी आप देखिए, यहां से ब्लड से क्या है कि टिश्यू में ऑक्सीजन को, यानी ब्लड और टिश्यू के बीच ऑक्सीजन का एक्सचेंजिंग हो रहा है। उसके बाद लास्ट में लिखा गया बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि इसकी बात कर रहा है यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा हमको इस चैप्टर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ब्रीदिंग की कहानी पढ़नी है और एक्सचेंज की कहानी पढ़नी है। लेकिन इसके अंदर जो कैटाबोलिक रिएक्शन चल रहा है बेटा, यानी ग्लूकोज जो है वो टूट रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो हमको इस चैप्टर में डील नहीं करना है। उस चैप्टर को डील किया जाता है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी के सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, जहां पे ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी कोशेंट, इन सब की बात की जाती है। तो लास्ट वाला जो बेटा की पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में डील करते हैं। हम लोगों को बेटा चैप्टर में आप देखेंगे ध्यान से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात किया हुआ है, यानी कि हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन और जो एक्सचेंजिंग है बेटा इस वाले टॉपिक को इस चैप्टर में डील करेंगे, ठीक। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, इसको देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट आएगा बेटा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में बेटा क्या है कि दो है। एक होता है बेटा एरोबिक और दूसरा होता है बेटा
एनारोबिक, यानी कि O2 के प्रेजेंस में बात की जाएगी और फिर क्या है बेटा, O2 के एब्सेंस में बात की जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर क्या है कि एक मैं चार्ट बनाता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको ये बातें और समझ में आएंगी। यहां पे है बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है ये टूटता है बेटा पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ग्लूकोज जो है बेटा ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और 2 पायरुविक एसिड, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूटता है, यानी पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में टूटता है, इसलिए क्या कि ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल हो जाता है। ये हमने आपको बताया सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में जब आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस बताया जाएगा तो आप क्या है कि यहाँ पे इसको देखेंगे। अब ये पायरुविक एसिड जो यूज है बेटा, इसको 3 तरीके से किया जाता है। एक है बेटा ईस्ट में, ईस्ट यानी कि ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है। एक होता है बेटा मसल सेल, मसल सेल में, और एक होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। एक मसल सेल और एक माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। यहां क्या होता है बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इन दोनों में क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ईस्ट के केस में क्या होता है बेटा, और फिर मसल सेल में क्या होगा, और फिर हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा। अच्छा, ये जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना हुआ है बेटा, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बना है, यानी ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस हुआ है बेटा, ये कहाँ हुआ है, साइटोप्लाज्म, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ है। यहां देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां बनेगा बेटा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। उसके बाद फिर मसल सेल में देखेंगे, यहां बनता है बेटा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहां जो होता है बेटा, यहां बनता है एथेनॉल प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अगर बेटा हम बात करें तो यहां पे जो एनर्जी बनी है वो बेटा 2 ATP, यहां पे भी बेटा जो एनर्जी बनी है वो 2 ATP, और यहां पे जो है बेटा इसको 36 ATP। इसकी बात करेंगे, इसको बेटा क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन,
इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसको बोलते हैं बेटा, क्योंकि एल्कोहल बन रहा है, यहाँ लैक्टिक एसिड बना है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यहाँ एल्कोहल बना है तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बेटा ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो काम है बेटा, ये देखने को मिलेगा हमें बेकर्स इंडस्ट्री, बीवरेज इंडस्ट्री, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है बेटा, अच्छा आप देखिए ब्रेड वगैरह, बेकर्स इंडस्ट्री मतलब ब्रेड पावरोटी ये जहां बनते हैं, तो आप देखेंगे ब्रेड वगैरह पे के ऊपर क्या बनता है कि जो पोर दिखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है कि रिलीज होने से होते हैं। तो बेकर्स इंडस्ट्री और जितने भी क्या है कि पेय पदार्थ यानी बेवरेज इंडस्ट्री होती है वहां भी क्या है कि कराया जाता है। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। अच्छा लैक्टिक एसिड वाले में जो मसल्स फैटीग, यानी चलते समय क्या है कि जो मसल्स में जब थकान हो जाती है, जिसको मसल्स फैटीग बोलते हैं, थकान बेटा होती ही इसीलिए, मसल फैटीग होता है इसीलिए क्योंकि मसल्स में लैक्टिक एसिड क्या है कि डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में तो टोटली कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब एक बात आती है बेटा, जैसे एक एग्जांपल बताएं हम आपको, आरबीसी। अगर बेटा आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे बेटा क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो बात ये आती है कि यहाँ पे कैसा रेस्पिरेशन होता है। तो आरबीसी में देखने को मिलता है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या देखने को मिलता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है बेटा यहाँ पे। जो प्रोसेस है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, ये होता है बेटा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू क्या है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन आरबीसी में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए ये चीज देखा जाता है। तो किस तरीके से क्या है कि अलग अलग रेस्पिरेशन जो दिखाया गया है, यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और इन दोनों में यानी ईस्ट और मसल सेल में देखने को मिलता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। तो ये चार्ट जो है कि आपको समझ में आएगा। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि आरबीसी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है कि बाकी सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते हैं, तो उसमें कैसे ये आप इस टाइप का रेस्पिरेशन करा सकते हैं, तो ये प्रोसेस होता है। ठीक, अब बेटा क्या है कि हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। सबसे पहले बात करेंगे बेटा जैसे प्रोटोजोअन यानी अमीबा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, इंसेक्ट यानी आर्थ्रोपोडा,
उसके बाद बात करेंगे बेटे एम्फीबिया में फ्रॉग, उसके बाद बात होगी बेटा फिश, लास्ट बेटा की बात होगी बेटा ह्यूमन की भी। अमीबा बेटा क्या कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसमें क्या होता है सेल सरफेस से, सेल सरफेस यहाँ होगा बेटा जनरल बॉडी सरफेस, यानी पोरीफिरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, स्टीनोफोरा, इन सब में बेटा क्या आएगी जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से। अगर बेटा इंसेक्ट में बात करें तो ट्रैकिया के थ्रू, यानी ट्रैकियोलर रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन यानी ट्रैकियोल के थ्रू 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 ट्रैकियोल। फ्रॉग में अगर बात करें बेटा तो यहां पे माउथ, स्किन एंड लंग्स, तीनों से होता है। तो अलग अलग ऑर्गन से रेस्पिरेशन हो रहा था, उसको अलग अलग बोलते क्या है बेटा, माउथ से जब होता है बेटा तो इसको बोलते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, स्किन से जब होता है तो बेटे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग्स से जब होता है बेटा तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बेटा फ्रॉग में इन तीनों ऑर्गन से होता है, फ्रॉग में जो है इन तीनों ऑर्गन से होगा बेटा, फ्रॉग की बात कर रहा है ये, माउथ से भी, स्किन से भी और लंग से भी। माउथ से जब होता तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, स्किन से होगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और लंग्स से होगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मैंने बोला भी पल्मोनरी वर्ड हमेशा लंग्स के लिए यूज किया जाता है, हाँ, क्योंकि फ्रॉग आप देखेंगे पानी में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे भी रहता है, और हाइबरनेशन एस्टिवेशन के टाइम बहुत जमीन के अंदर, मतलब क्या है कि बरो बना करके, बिल बना के अंदर चला जाता है। एक क्वेश्चन बहुत एराइज होता है बेटा कि तीनों एडेप्टेशन में, मतलब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में भी और टेरेस्ट्रियल भी और एक्वेटिक भी, तीनों कंडीशन में कौन सा रेस्पिरेशन कर सकता है, तो क्यूटेनियस, समझ गया ना, क्या अलग अलग एडेप्टेशन में वो अलग अलग रेस्पिरेशन करता ही। उसके बाद फिश होता है बेटा, इसको ये गिल्स के थ्रू होता है, किससे होता है, फिश जो होती है बेटा ये गिल के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। अब आपको पता है ये टोटली एक्वेटिक है तो गिल्स के थ्रू होगा, और बेटा गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन ह्यूमन के केस आपको पता ही है, ये किसके थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू करेगा, और लंग्स के थ्रू आपको पहले ही बता दिया गया है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है और उनके क्या है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को बताया गया है। अमीबा सिंगल सेल एनिमल है बेटा, प्रोटोजोवन में सेल सरफेस से होता है। प्लेटिहेल्मिन्थस का एक एग्जांपल दिया गया, जनरल बॉडी सरफेस से होता है बेटा। इंसेक्ट में बताया गया ट्रैकियल रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया से, यानी ट्रैकियोल। फ्रॉग में बेटा बताया गया कि ये माउथ, स्किन और लंग्स तीनों से रेस्पिरेशन करता है, तो माउथ से करेगा तो बकोफेरेंजियल, स्किन से करेगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और लंग्स से करेगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
उसी तरीके से फिशेज की बात की गई है, टोटली एक्वेटिक होती है, पानी में ही हमेशा रहती है, तो गिल्स के थ्रू करती है। कैसे करती है? गिल्स के रेस्पिरेशन को बोलते हैं बेटा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और ह्यूमन को आपको पता है कि लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो आज हम लोगों ने क्या है कि 3 टॉपिक डील किया। एक बार फिर से मैं समराइज करूंगा। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात की गई है बेटा, एक्सचेंज की बात की गई है, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की गई है। क्या इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, क्या इंटरनल रेस्पिरेशन है, और क्या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है बेटा। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को हम लोग क्या है कि डिफरेंशिएट भी किए हैं। उसके बाद स्टेप की बात किए हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में जब क्या है कि तीसरे पेज पे जाएंगे, मतलब उस पर्टिकुलर उस चैप्टर पे, तो आपको ये स्टेप देखने को मिलता है। पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, फिर एक्सचेंज होता है, फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ O2 इन बिटवीन ब्लड एंड सेल टिश्यू होता है। और आप ये चीज बीच में ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी रेस्पिरेशन हुआ है, यानी क्या है कि एक्सचेंज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का इन बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। तो ये मैंने नहीं पॉइंट आउट किया है उस स्टेप में। और फिर यहाँ भी रेस्पिरेशन क्या है कि पॉइंट आउट किया गया है। तो ये चीज क्या बोलता है कि आपको याद होनी चाहिए। ये स्टेप क्या है कि आपको क्लियर होना चाहिए। पल्मोनरी वेंटिलेशन, फिर एक्सचेंज किया गया है, और फिर ऑक्सीडेशन, और फाइनली क्या बोलता है कि फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बने हुए हैं लास्ट में रिलीज ऑफ या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने क्या बोलता है कि आपको समझा दिया है, तो ये समझ जाइएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि बेटा ये जो प्रोसेस है, ये वाला एक्सचेंजिंग और ये वाला एक्सचेंजिंग, इसको मैंने नहीं लिखा है, तो ये चीज क्या है कि आप इसको समझ जाएंगे। हालांकि डायग्राम में क्या बोलता है कि मैंने इसको समझाया है आपको, ठीक है ना। क्या बताया हमने? एक बार क्या है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ, फिर एक्सचेंज हुआ इन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, फिर एक्सचेंज हुआ बेटा इन बिटवीन ब्लड एंड सेल या टिश्यू, फिर वहां ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या है कि एनर्जी मिली, और कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल प्रोडक्ट्स बना, उसको बाहर निकालने के लिए एक्सचेंज हुआ इन बिटवीन टिश्यू और सेल एंड ब्लड। फिर बेटा क्या है कि इसको ट्रांसपोर्ट करते हुए आया, फिर एक्सचेंज इन बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, और लंग्स से फिर क्या बोलता है कि इसको रिलीज आउट किया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बेटा लास्ट फिर हम लोगों ने क्या है कि डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक। ग्लूकोज पहले किस में टूटता है? ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल होता है और पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसका 1 मॉलिक्यूल है इसलिए 6 कार्बन है, और ये 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में क्या बोलता है कि ये ब्रेक डाउन हुआ है बेटा। पायरुविक एसिड को ईस्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे किया गया, मसल सेल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे किया गया, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिली, कहां पे कितने एटीपी जनरेट हुए हैं, ये भी बात बताई गई है। फिर लास्ट में बेटा क्या है कि हम लोग कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन और क्या है कि उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को भी डिस्कस किए हैं। अब आता है बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सबसे पहले हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी को देखेंगे, और फिर उसके क्या बोलता है कि फिजियोलॉजी को देखेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग हेडिंग लगा के छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि जो सेशन है उसमें हम लोग क्या है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी डील करें। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।